Good morning dear students, welcome to YouTube classes of the Proton Institute. प्रीवियस क्लास में बेटा अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम स्टार्ट करे थे और उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ाए थे। उसके बाद में हमने न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिसिटी में थोड़ा डिफरेंस समझा था। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिपेंड करती है कि टेंडेंसी टू अटैक ऑन दी पॉजिटिव चार्ज ऑफ दी कार्बन, हाउ रेडिली, वो कितना फास्टली उस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर रहा था, उसे हम बोल रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, जिसकी उसकी रेट ज़्यादा होगी, उसके रिएक्ट करने की रेट जितनी ज़्यादा होगी यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। और बेसिसिटी का मतलब बताया था जिसमें H+ को लॉन पेयर क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किया जा रहा है। बेसिसिटी इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना रेडिली अटैक कर रहा है, वो देखता है कि कितना स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ज़रा इधर देखेंगे हम, इधर तो देखें बेटा, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है, अब आगे ही उसको कंटिन्यू करते हैं उसी में। तो देखो मैंने लास्ट आपको ये बताया था कि अगर हम इस तरीके से कोई रिएक्शन लेते हैं, अभी रिएक्शन को लेके घबराना नहीं है, आप खुद देखें यहाँ पे हमने Br लगाया है, इसका मतलब En में डिफरेंस होगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा और उस पर नेगेटिव आएगा, और ये अटैक करने वाली स्पीशीज़ है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस देखो पॉजिटिव इसी कार्बन पे आएगा और नेगेटिव इसी कार्बन पे आएगा, तो ये नेगेटिव जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो अवशिष्ट समूह है, ये बाहर निकल जाएगा। यानी इस नेगेटिव ने आके इस नेगेटिव को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया है। जब ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो बेटा CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OCH3, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, Br-। फिर हम यही बात कर रहे थे कि अभी भी हमने रिएक्शन जो ली है उसमें बेटा मैंने रिएजेंट तो फिक्स रखा है, यही रिएक्टेंट तो हमने यही है, ये सबस्ट्रेट हमारे लिए, और जो अटैक करने के लिए ये आ रहा है। अब बताओ इसकी अटैक करने की जो एबिलिटी होगी, इसकी अटैक करने की जो एबिलिटी होगी वो थोड़ी सी इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई है, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है। और उस कंडीशन में ये क्या करता है, उस कंडीशन में देखो ये कार्बन अल्फा एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो ये डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो ये O- इसके ये यहाँ पे जाके अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी बन गया है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, जो त्रिविम बाधा है, वो क्या करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर देती है, बाधित कर देती है। वहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। उस कंडीशन में ये क्या करता है, उस कंडीशन में बेटा ये यहाँ से इस H+ को क्या कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये Br- बाहर निकल गया। यानी इसने किसको अट्रैक्ट किया, H+ को, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो जब ये H से जुड़ा तो देखो प्रोडक्ट इसमें तो क्या बना, CH2 आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ये Br- आपके बाहर निकल गया और यहाँ से ये क्या, इसने H+ को अट्रैक्ट कर लिया, तो CH3 CH3 OH, और ये क्या निकल के आ गया आपके Br-। यानी इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है कि Br- हटा हो और उसकी जगह ये नाभिक से नहीं जुड़ा हो। ये न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ नहीं जुड़ पा रहा, उसका सीधा रीज़न यही है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है, इसमें त्रिविम बाधा बढ़ गई है। बात की एक बात यही है कि अगर त्रिविम बाधा बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर वो किसकी जैसे बिहेव करने लग जाता है, वो बिहेव करने लग जाता है एक बेस की जैसे, वो H+ को खींच लेगा। और ये किसकी जैसे बिहेव कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की जैसे। आ गई मेरी बात समझ में? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और यहाँ पे जो हुआ है इसने H+ को खींचा है, एलिमिनेशन हुआ है, इसमें से कुछ एलिमिनेट हो गया, कोई जुड़ा थोड़ी ना कुछ, इसमें से कुछ एलिमिनेट ही तो हुई है, H और Br। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को, केवल और केवल इतना कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपस में किस तरीके से वेरी करती है। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेसिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर इसका इफेक्ट होता है। आप देखें इधर, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है बेटा, लॉन पेयर दिख रहा है,
दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आप मुझे बताएं इधर से इधर जाने पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? ये भीड़ भाड़ बढ़ रही है, त्रिविम बाधा बढ़ रही है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब ये भारी हो गया, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, तो ये किसी को जाकर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, यानी इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये अपने लॉन पर किसी भी C पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देगा, ये थोड़ा इजीली नहीं कर पाएगा और इसकी रेट सबसे कम हो जाएगी। ऐसे मान लो इन्हीं में हम नेगेटिव चार्ज लगा लें, CH3 CH2O माइनस, CH3 CH CH3O माइनस, CH3 CH3 CH3O माइनस। सेम वही रीज़न है कि इधर से इधर जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा बढ़ गई है। ऑक्सीजन में नेगेटिव तो सब पे आ रहा है, बट यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है और दैट्स वाई इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी यानी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। वो एक अच्छे बेस की जैसे काम करेगा, एक अच्छे क्षार की जैसे काम करेगा। अगर उसको लॉन्ग पेयर देने होंगे तो वह H+ को देगा, C+ को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बेटा बात? बोलो कोई प्रॉब्लम है? जैसे देखो, अगर हम नाइट्रोजन की ही बात कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन में मैंने 3 ग्रुप लगा दिए, ऐसे ही इस नाइट्रोजन में हमने 2 ग्रुप लगा दिए और इसी नाइट्रोजन में केवल हमने एक ही तरफ लगा रखा। आप बताइए, सब में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, इसके ऊपर 2 A1 2 3 तीनों एथिल समूह लगा रखे हैं, यानी इथाइल ग्रुप, इधर 2 इथाइल लगा रखे हैं और इधर एक ही इथाइल लगा रखा है। ये लो बॉन्ड लाइन नोटेशन बताया था आप लोगों को। तो बेटा यहाँ पे भीड़ भाड़ क्या है? ज़्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ भीड़ भाड़ सबसे कम है। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये एक बेस की जैसे काम करने लगे। ठीक है, ऐसे हमको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो त्रिविम बाधा यानी स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे देखो, हम जो पढ़ना है, हमें मेन जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ना है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स पर। किस पर डिस्कस करेंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स पर डिस्कस करेंगे। ज़रा इधर देखें कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो न्यूक्लियोफाइल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर सेम डोनर स्पीशीज है, अगर डोनर एटम क्या है? सेम है, डोनर एटम्स आर सेम। अगर डोनर एटम सेम है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? डोनर एटम का मतलब O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखें OH पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर डोनर एटम सेम है तो बेटा उस कंडीशन में आप देखें कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व, डेंसिटी को क्या कहते हैं हम? घनत्व। जहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्या वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा? बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या उसको उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। इसका मतलब यहाँ पे CH3 डोनर है, देखो -1 इस पे है, -1 इस पे है, डोनर साइड दोनों में ही ऑक्सीजन है, बट यहाँ में CH3 ग्रुप और अटैच कर रहा है। इसका मतलब ये और भी डोनेट करेगा। जब बेटा ये और डोनेट करेगा तो क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव इजीली अवेलेबल हो जाएगा, यानी इसके लॉन पेयर की अवेबिलिटी, इसके लॉन पेयर की अवेबिलिटी के कंपेयर में ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो व्हेन डोनर एटम्स आर सेम देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब ये है कि यदि दाता परमाणु समान है तो उस स्पीशीज की नाभिक स्नेहिता ज़्यादा होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। दूसरी बात, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। जैसे एक तो हम बात करते हैं CH3OH और एक हमने लिया CH3O माइनस। आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइड दिख रही है? यही है इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइड, ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है। क्या यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक साइड दिख रही है? यहाँ पे भी ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है विद नेगेटिव चार्ज, पर यहाँ चार्ज क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो अच्छा डोनर माना जाएगा। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि
नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज। मतलब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज जो ऋणावेशित जो स्पीशीज है उसकी नाभिक स्नेहिता का गुण उसके न्यूट्रल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। जैसे आप एक बार H2 ले लीजिए और एक बार आप OH माइनस ले लीजिए, तो बताइए किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही बेटा जैसे हमने NH3 ले लिया, हमने NH2 माइनस ले लिया, हमने NH-2 ले लिया और N-3 ले लिया। आप मुझे बताएं इन सब में क्या नाइट्रोजन ही डोनर होगा? नाइट्रोजन ही डोनर स्पीशीज होगी कि नहीं होगी? पर उसका चार्ज देखो -3 आ रहा है, लॉन पेयर तो उसके पास और भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर -3 चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर -2 आ रहा है, इसके ऊपर -1 आ रहा है और इसमें न्यूट्रल है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखो NH3 न्यूट्रल है, NH3 ये इसके ऊपर लॉन पेयर है, इससे एक H+ बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन आया और एक नेगेटिव चार्ज आया, ये तो बन गया आपका NH2 माइनस। फिर बेटा एक H+ और बाहर गया तो फिर एक और नेगेटिव आया और ये आ गया एक लॉन पेयर, समझ में आ गया। और फिर एक और H+ बाहर गया, फिर क्या आ गया -3 हो जाएगा टोटल चार्ज। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं इनको। तो आप क्या देखेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसको लॉन पेयर को ज़्यादा ध्यान न दें, आप किसको ध्यान देंगे? चार्ज को। चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? NH3 न्यूट्रल है, उसमें से एक H+ गया तो एक माइनस आ गया, 2 H+ गए तो -2 आ गया, तीनों H+ चल गए तो -3 चार्ज आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करना, ठीक है। तो बेटा एक तो हमने बोला कि डोनर एटम सेम होंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है? एक हमें ये ध्यान रखना है कि अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में जो नेगेटिवली चार्ज है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तीसरी बात अब जो पढ़ते हैं, वो डिपेंड करती है साइज पर। किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। साइज का क्या रोल है बेटा? जितना बड़ा साइज होता है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना बड़ा साइज होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे क्या मतलब है? जैसे बेटा मेरे पास F- है, Cl- है, Br- है और I- है। F- है, Cl- है, Br- है और I- है। इन चारों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो है ना साइज का, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये सॉल्वेंट के। देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, यही आपको सॉल्वेंट समझ में आएगा। ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के नेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आपने कैसा विलायक लिया है। मैंने आपको बता रखा होगा कि विलायक 2 टाइप के होते हैं। एक तो विलायक होता है प्रोटिक, या फिर ऐसे बोल दें एक तो विलायक होता है पोलर, जिसको कहते हैं आप हिंदी में ध्रुवीय, और एक होता है बेटा नॉन पोलर, जिसको आप कहते हैं अध्रुवीय। क्या कहते हैं? अध्रुवीय। और जो पोलर होता है ना, उस पोलर के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है पोलर प्रोटिक, हिंदी में और इंग्लिश सेम है इसकी, पोलर प्रोटिक, यानी ध्रुवीय प्रोटिक बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? ध्रुवीय प्रोटिक। और बेटा एक जो दूसरा होता है वो होता है पोलर एप्रोटिक। क्या होता है बेटा? पोलर एप्रोटिक, जिसको आप क्या कहते हैं? ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। क्या बोलते हैं इसे? ध्रुवीय अप्रोटिक। इसका डाइपोल 0 होता है। नॉन पोलर वालों का जो डाइपोल होगा बेटा 0 होगा, और जो पोलर है उनका डाइपोल क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन जो परमाणु है, यानी हाइड्रोजन जो एटम है, वो बहुत अधिक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक H2। H2 में आपको पता है H के साथ O लगी हुई है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। ऐसे ही आप ले सकते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ, ऐसे आप ले सकते हैं C2H5।
इथेनॉल, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है, तो ये जो सॉल्वेंट होंगे वो तो कहलाएंगे बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ। इसमें जो आपके एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे DMSO। DMSO को पूरा बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ऐसे ही आप आएगा DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। ऐसे ही आएगा DMA, डाई मिथाइल एसिटेमाइड। क्या है एक बार देख लीजिए, जैसे डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये है DMSO। क्या नाम है इसका? DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ऐसे ही DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। तो पहले फॉर्मेमाइड बनाओ, तो फॉर्मेमाइड क्या होता है? यही होता है, एक कार्बन का फॉर्म होता है फॉर्मेमाइड। इस फॉर्मेमाइड में बेटा 2 H हटा के 2 CH3 लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। इसे बोलते हैं हम DMF, ठीक है। एक है DMA, इसका मतलब है डाई मिथाइल एसिटेमाइड। तो डाई मिथाइल एसिटेमाइड, तो पहले आप एसिटेमाइड बना लीजिए, ये आपका एसिटेमाइड हो गया। इसी में ही आपको क्या करना होगा? 2 मिथाइल लगाने होंगे, तो 2 H हटा दीजिए और 2 CH3 जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा DMA और ये बन गया DMF, ठीक है। इन सब में देखो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात मेरी आपको क्लियर है? अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो पोलर एप्रोटिक होगा। इसके मैंने एग्जांपल आपको बता दिए। मोस्टली आपको यही सॉल्वेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? DMSO, DMF और DMA। स्ट्रक्चर आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई। बहुत ही अच्छे से देखने के बाद आप सुने, ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी आप किसी को। सॉल्वेंट के नेचर आपको समझ में आ गए। देखो सॉल्वेंट का टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज क्लियर करती जा रही हूँ। ये सब छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो कि आपके रिएक्शंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो रटने को तो आप हर चीज़ रट सकते हो, लेकिन जब कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो फिर उससे रिगार्डिंग आपसे कितनी ही टाइप्स की रिएक्शन पूछी जाए, आप उसका प्रोडक्ट ईजिली डिटरमाइन कर लेंगे। नहीं कर लेंगे बेटा? तो सॉल्वेंट का नेचर आपके समझ में आ गया, सभी के सॉल्वेंट सभी समझ गए। तो अब आगे देखते हैं इन दोनों सॉल्वेंट्स में क्या डिफरेंस है। देखो हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं वो इस वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं। देखो पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट है वो क्या है? जैसे वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अब आपने जैसे NaCl ले लिया तो Na+ होगा और Cl- होगा, टेबल सॉल्ट जिसको नमक कहते हैं आप। इस NaCl में आपको पता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? आपने इस NaCl को वाटर में ऐड कर दिया। जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो इनके बीच का बॉन्ड तो क्या होने लगेगा? ब्रेक होने लगेगा, और ये वाटर के साथ न्यू सेटअप बनाएंगे। इस तरीके से जरा देखें बोर्ड की तरफ, देखो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होने लगेगा? सराउंड होने लगेगा। O नेगेटिव से तो सराउंड होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा? ये पॉजिटिव क्या O नेगेटिव से ही सराउंड होगा कि नहीं होगा? और ऐसे बेटा ये जो Cl- है, ये जो Cl- है, ये Cl- जो है वो H+ से जुड़ने लगेगा। ये जो Cl- है ये किससे जुड़ने लगेगा? इस तरीके से H से जुड़ने लगेगा। इसका मतलब इस सॉल्वेंट के अंदर, कौन सा सॉल्वेंट के अंदर? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कैटायन भी डिसॉल्व हो रहा है और एनायन भी डिसॉल्व हो रहा है। कौन डिसॉल्व हो रहा है बेटा? कैटायन भी डिसॉल्व हो रहा है और एनायन भी डिसॉल्व हो रहा है। धनायन भी घुल रहा है और ऋणायन भी घुल रहा है। तो जब आप कोई रिएजेंट लेंगे और आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो कैटायन भी सॉल्वलाइज हो जाएगा और एनायन भी क्या हो जाएगा? सॉल्वलाइज हो गया। तो क्या यहाँ पे एनायन वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो गया? जब इसको वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया तो क्या इसका नेगेटिव चार्ज सप्रेस हो गया? क्या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इट इज़ नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म। ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मुक्त रूप से अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज होगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन और एनायन दोनों ही क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों डिसॉल्व हो गए।
मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? दोनों डिजॉल्व हो रहे हैं, केटायन भी घुल रहा है और एनायन भी घुल रहा है। ज़रा सोच के बताएं कि इसके बीच का अट्रैक्शन कौन सा हो रहा है। ये एक आयन है और ये एक डाइपोल है। डाइपोल तो हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो आने वाला है इनके ऊपर, तो ये एक डाइपोल हो गया कि नहीं हुआ? डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये डाइपोल और ये कौन है? आयन। तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसे ये भी आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा, मतलब कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन दोनों ही कौन से सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो गए हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो रहे हैं, जिससे उस नेगेटिव चार्ज की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ध्यान दे बेटा, अगर इस नेगेटिव चार्ज की जगह हम F रखें, Cl लें, Br लें और I- लें, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा वाटर में ज़्यादा सॉल्वलाइज होने वाला है? इस पोर्शन को मैं हटा रही हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बेटा इस Cl की जगह अगर हम ये सब चीज़ें रख के देखें, अगर या इस Cl को मान लो हमने X माइनस मान लिया, ठीक है। अब इस X की जगह हम ये सब चीज़ रख के देखते हैं। आप मुझे बताओ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में से सबसे बड़ा साइज़ किसका? I, यानी I इतने बड़े साइज़ में खुद आ रहा है, तो इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े कम आएंगे। Br का साइज़ क्या होगा बेटा? थोड़ा छोटा होगा। Cl का और भी छोटा होगा और F का बहुत छोटा होगा। तो छोटा साइज़ होगा तो F को क्या वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड करेंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा सराउंड होगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा घिरा जाएगा तो फिर इसके F माइनस की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या सप्रेस हो जाएगी? क्या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जबकि बेटा I का साइज़ क्या है? बड़ा है। अगर बड़ा साइज़ होगा तो इस I का साइज़ बढ़ने से इस पर वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में से सबसे ज़्यादा सॉल्वेलाइज होने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड होने वाला कौन है? F माइनस सबसे ज़्यादा सराउंडेड है। अगर F माइनस ज़्यादा सराउंडेड हो गया तो बेटा बताइए क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्रेस हो जाएगी? इसके लॉन पेयर की अवेबिलिटी थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी? इसके लॉन पेयर की अवेबिलिटी थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी? तो क्या ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा इस सॉल्वेंट में? बोलो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्वलाइज हो गया होगा। तो बच्चा मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं बेटा हम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले मैं हिंदी में भी लिख चुकी हूँ इसको। ध्रुवीय ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो साइज, अगर साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगी। साइज बढ़ने से भी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो फिर क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये आएगा? और मेरे बच्चों एक बात और सुन लो, अगर मान लो सॉल्वेंट नहीं दे रखा, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे? सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही मान के चलेंगे। समझ में आया? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी सबसे ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी? I माइनस की ज़्यादा होगी। अब देखें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया जाता, जैसे आपने DMSO ले लिया और यही आपके पास Na+ है और X- है। इसमें मुझे बताओ, जैसे DMSO आप लेंगे तो DMSO में जैसे डाई मेथिल सल्फर ऑक्साइड, इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, डाई मेथिल सल्फर ऑक्साइड। तो ये तो Na+ को तो सराउंड कर लेगा, Na+ तो सराउंड हो जाएगा बेटा इससे। वही आयन डाइपोल है, O पे नेगेटिव आ रहा है, आयन डाइपोल है, यानी कैटायन तो घुल रहा है, कैटायन तो क्या हो रहा है? सॉल्वलाइज हो रहा है। पर बेटा क्या ये एनायन सॉल्वलाइज हो पाएगा? नहीं हो पाता। नेगेटिव तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये CH3 डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से इसको सॉल्वलाइज नहीं कर पाते। जब ये इसको सॉल्वलाइज नहीं कर पाएंगे एनायन को, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं बन रहा सॉल्वेंट के साथ, तो क्या एनायन फ्री एग्जिस्ट कर रहा है? क्या इस एनायन को आप नेकेड एनायन कह सकते हैं? क्या ये एनायन फ्री है कि नहीं है?
नेकेड एनायन है ना, ये ईजिली दिख रहा है, तो क्या इसके ऊपर नेगेटिव ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो आप एक बात ये भी ध्यान रखें कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि पोलर एप्रोटिक यानी ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में कौन डिसॉल्व नहीं होता है, ऋणायन डिसॉल्व नहीं होता, और ऋणायन डिसॉल्व नहीं होगा तो उसकी नाभिक स्नेहिता का गुण यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वही चीज़ करते हैं, ये जो ऑर्डर निकाला था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में निकाला था, इसी को ही पोलर प्रोटिक की जगह अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लें, क्या लें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लें। अब ये X, F, Cl, Br और I इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो बताओ बेटा मुझे F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, ये कोई भी इसमें सॉल्वलाइज नहीं हुए, यानी F माइनस भी फ्री है, Cl माइनस भी फ्री है, Br माइनस भी फ्री है और I माइनस भी फ्री है। तो आप जरा थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं, एक छोटी थाली के बीच में 2 लड्डू है, उससे बड़ी थाली के बीच में 2 है, उससे बड़ी के बीच में 2 है और उससे भी बड़ी के बीच में, कौन से लड्डू लेना आपके लिए ईजी होगा, कौन से लॉन पे, इसी तरीके से लड्डू आपके लिए लॉन पेयर है, तो जो छोटे साइज के ऊपर लॉन पेयर होंगे वो क्या ईजिली ले लिए जाएंगे। इसका मतलब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, F माइनस की ज़्यादा होगी, यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, F माइनस की। यह साइज़ छोटा है, यहाँ घुल नहीं रहा है ये, अगर छोटा साइज घुल जाएगा तो वाटर से ज़्यादा सराउंड हो जाएगा, और वाटर से ज़्यादा सराउंड हो गया तो फिर वो अपने लॉन पर किसी को दे नहीं पाएगा, और ये वाटर से सराउंड ही नहीं हो रहा। कौन से मीडियम की बात करें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में भी लिखा था अभी पहले हमने, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। अब कोई एनायन नहीं घुल रहा, तो जिसका साइज छोटा होगा उसके लॉन पर लेना भी क्या होगा, आसान होगा। समझ गए बेटा, ये था सॉल्वेंट का इफेक्ट, ठीक है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो कुल मिला के सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, कैटायन एंड एनायन, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों को, हिंदी में लिख रही हूँ मैं, दोनों को सॉल्वेलाइज कर लेता है, सॉल्वेलाइज कर लेता है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक, ये कैटायन को तो सॉल्वलाइज कर लेगा, यानी कैटायन तो क्या हो जाएगा, सॉल्वलाइज हो जाएगा, बट जो एनायन है वो सॉल्वलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से सॉल्वेंट के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, कौन से सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। साइज के क्या होती है, डायरेक्टली, साइज के क्या होगी, डायरेक्टली। समझ गए क्यों, क्योंकि छोटा साइज पानी से ज़्यादा घिर जाएगा तो अपने लॉन पर नहीं देगा, तो बड़ा साइज इजीली दे पाएगा। ऐसे ही पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो साइज के इन्वर्सली होती है, क्योंकि उसमें एनायन घुलता नहीं है, तो छोटे एनायन के लॉन पे लेना आसान होता है। मेरी बात आप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही कुछ एप्लीकेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे हम इसको ही कंटिन्यू करने वाले। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।